दोपहर का समय था। नदी के तट पर दो सेनाएं खड़ी हुई थीं। एक ओर नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी और दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी, जो अंग्रेजों की सेना थी। युद्ध शुरू ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही युद्ध का फैसला लगता है भगवान ने कर दिया था, क्योंकि उसी समय दोपहर के समय भारी बारिश होती है। क्योंकि बंगाल में मानसून रहता है, समुद्री इलाका है, वहाँ अक्सर दोपहर के बाद बारिश हो जाया करती है। भारी बारिश के कारण युद्ध कुछ देर के लिए थम सा जाता है, लेकिन युद्ध रुकने वाला तो है नहीं। युद्ध तो युद्ध है, बारिश हो या ना हो। नवाब की सेना मूर्ख या लापरवाह थी, या खुद नवाब लापरवाह था। बारिश के कारण उसके जो बारूद थे, गोले बारूद थे जो कि तोप में भरे जाने थे, वो सभी भीग गए। और रॉबर्ट क्लाइव चालाक था, उसने तिरपाल से अपने बारूद के ढेर को ढक दिया था, जिसके कारण उसका बारूद भीगने से बच गया, गीला होने से बच गया। यह युद्ध दो तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड था। एक तो भीतर से ही षड्यंत्र चल रहा था। सिराजुद्दौला के दरबारी ही उसके खिलाफ षड्यंत्र करके अंग्रेजों से मिल चुके थे, वैसे भी हार होनी थी। और दूसरी तरफ भगवान की भी लीला थी कि उसने बारिश इस तरह से कराया कि सिराजुद्दौला का गोला बारूद भीग चुका था और निष्क्रिय हो चुका था, किसी काम के लायक न रहा। और जब युद्ध प्रारंभ होता है तो पहले की योजना के तहत सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था, वो अपनी सेना को आदेश नहीं देता है युद्ध करने का, बस वो खड़ा रहता है अपनी जगह पर, वो हिलता नहीं। लेकिन सिराजुद्दौला का एक और सेना नायक था, मीर मदान। वह विश्वास पात्र था और उसने सोचा कि अभी युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन सामने है। और वो उसने विश्वासघात नहीं किया मीर मदान ने, और वो लड़ाई में कूदा। और लगता है कि मीर मदान अति आत्मविश्वास से भरा था। उसने ये सोचा कि मेरा गोला बारूद भीग चुका है, तो हो सकता है कि अंग्रेजों का भी गोला बारूद भीग गया हो इस युद्ध में। और इसने सोचा कि अब गोले बारूद से नहीं, अब घुड़सवारी सेना के साथ, तीर तलवार के साथ जाकर अंग्रेजों को मार दिया जाएगा। तो मीर मदान आगे बढ़ता है अपनी सेना के साथ, घुड़सवार सेना के साथ, तीरंदाजों के साथ, तलवारबाजों के साथ। और जैसे ही वह अंग्रेजों की सेना के कैंप के पास पहुंचता है, तो अंग्रेज उसका वेट ही कर रहे थे, इंतजार ही कर रहे थे कि वो नजदीक आए तो और अच्छे तरीके से उन्हें मारा जाए। तो जैसे ही इसकी सेना नजदीक आती है, वैसे ही गोली, बंदूक और बारूद से तो गोले दागे जाने लग जाते हैं और गोलियां निकलने लग जाती हैं, और मीर मदान की सेना पूरी तरह से असहाय हो जाती है। बहुत से मारे जाते हैं उसमें से। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 50,000 की सेना के सामने 3,000 अंग्रेजों की फौज किस तरह से जीत जाती है। क्योंकि नवाबों की फौज उस तरीके से प्रशिक्षित नहीं थी, आधुनिक युद्ध कला में निपुण नहीं थी। जबकि 3,000 ही सेना थी रॉबर्ट क्लाइव की, लेकिन वो पूरी तरह से कुशल थी, ये नियंत्रित थी, एक इशारे पर सारे ऑर्डर्स मानती थी, और वो दूरदर्शी भी थी, छोटे छोटे बातों को समझ पाती थी कि कहाँ कैसे करना है। ऐसा नहीं था तो ये तो सिराजुद्दौला की भी मूर्खता थी कि न तो वो अपने षड्यंत्रकारियों को पहचान पाया और ना ही अपने गोले बारूद का निरीक्षण कर पाया कि गोला बारूद भीग सकता है। और ऐसी मूर्खता कौन करता है। और भगवान की भी यही इच्छा रही कि सिराजुद्दौला हार जाए, क्योंकि बारिश का होना, षड्यंत्र का होना और उनकी मूर्खता का होना, अपने बारूद को बचा न पाने की मूर्खता। युद्ध में हारते हुए सिराजुद्दौला को भागने के सिवा और कोई चारा न था। यह युद्ध पलासी गांव में हो रहा था, नदी के किनारे, नादिया जिले में है, बंगाल में। तो वहां से अब वो भागना शुरू करता है और
मीर जाफर उसे सलाह देता है कि आप भाग जाइए, आप यह युद्ध नहीं जीत सकते। और हो सकता है मीर जाफर गद्दार ना हो सकता है वो समझदार हो, क्योंकि उसने देखा कि गोला बारूद भींग चुका है, अब लड़ेंगे कैसे। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन इतिहास में तो उसे गद्दार ही बताया गया है। लेकिन फिर भी वो मौके की नजाकत को समझता था, क्योंकि बिना गोले और बारूद के आप कितनी भी सेना हो भून दिए जाओगे। तो उसने अपनी सेना को बचाया एक तरीके से, और सिराजुद्दौला से पहले से ही उससे वैर था मन ही मन। उसे सिराजुद्दौला को कहा गया कि तुम भाग जाओ, आप भाग जाएं। तो सिराजुद्दौला ऊंट पर वहां से भागता है मुर्शिदाबाद की ओर। पहले कोलकाता राजधानी नहीं हुआ करती थी, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। तो वहां से वो ऊंट के सहारे भागना प्रारंभ करता है और वह मुर्शिदाबाद पहुंचता है। यह युद्ध 23 जून 1757 को हो रहा था, और वहां से उसी दिन वो भागता है दोपहर शाम के समय आसपास, दोपहर के आसपास। मुर्शिदाबाद पहुंचकर वो अपने साथियों से और भी जो उनके सहयोगी थे उनसे मदद मांगता है कि अब लड़ाई के लिए मुझे मदद दो, लेकिन कोई भी उसे मदद ना देता है। हो सकता है उसका स्वभाव ही ऐसा हो कि कोई भी उसका मदद ना कर रहा हो उस वक्त। अब सिराजुद्दौला के पास समस्या थी कि वो कहाँ जाए। तो मुर्शिदाबाद से उसने सोचा पटना जाने को। तो गंगा के रास्ते वो पटना जाना चाहा, नदी के रास्ते। विपरीत दिशा में धारा बहती थी, और वो एक नाव पर सवार हो जाता है और अपने कुछ परिचित सहयोगियों के साथ और अपनी पत्नी लुफ्तनिस बेगम और अपनी एक बेटी के साथ वो उस नाव पर सवार होकर पटना की ओर निकल पड़ता है। 8 से 10 दिन या 12 दिन लग जाने वाले थे। वहां से नदी की धारा के विपरीत चलते चलते वो झारखंड राजमहल की पहाड़ियों के आसपास पहुंचे। जो अभी साहिबगंज का मोती झरना है उसी के आसपास पहुंचे। कहा जाता है कि वहाँ एक तीव्र टर्निंग पॉइंट है, वहाँ चेक पोस्ट है। तो वहाँ पर उन्हें रुकना पड़ा। कई दिन कुछ खाया पिया नहीं था, सामान खत्म हो रहा था खाने पीने का। वहाँ से कुछ सामान उसे लेना था और थोड़ा विश्राम भी करना था। मोती झरना बहुत ही प्रसिद्ध है, शानदार है। भागलपुर बांका के कई लोग वहाँ जाया आया करते हैं, क्योंकि वो एरिया झारखंड में पड़ता है, लेकिन भागलपुर और बांका के नज़दीक पड़ता है। तो उस मोती झील, मोती झरना में के आसपास उनकी नाव रुकी। वहीं पर एक दरगाह था या मुस्लिम मजार था। वहीं पर दाना शाह नाम का एक फकीर रहा करता था। तो उसके पास वो रुका और भेष बदल कर रुक रहा था। लेकिन उसके जो जूते थे, सिराजुद्दौला के जो जूते थे, वो शाही जूते थे, जो कि बड़े लोग पहनते थे, नवाब लोग पहनते थे। उससे उन्हें वो पहचान गया कि ये सिराजुद्दौला है। और सिराजुद्दौला ने कभी उसका अपमान किया था, कभी उसे थप्पड़ मारा था या कुछ कहा था। इसी खुन्नस में वो फकीर मीर जाफर को इन्फॉर्म कर देता है, उसके सैनिकों को इन्फॉर्म कर देता है कि नवाब सिराजुद्दौला यहाँ रुका हुआ है। तो उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है और जाफरगंज के महल में उसे कैद कर दिया जाता है। फिर 2 जुलाई 1757 को उसकी हत्या करवा दी जाती है मीर जाफर के बेटे मीरान के द्वारा। मीर जाफर वही जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसका बेटा मीरान था। और मीरान नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला जिंदा रहे, और उसने उसकी हत्या करवा दी। मीर जाफर के बेटे मीरान ने मोहम्मदी बेग नाम के व्यक्ति को कहा कि जाओ इसे मार दो, क्योंकि कानूनी रूप से उसे नहीं मारा जा सकता था। क्योंकि हर जगह एक कानून चलता है कि कोई भी कितना भी गलती किया है तो किसके लिए मृत्यु दंड होगा, किसके लिए नहीं होगा। तो एक कानून था, नवाबों को शायद नहीं मारा जाता था, कैद किया जा सकता था। तो साइड से उस व्यक्ति को भेजा गया, मोहम्मदी बेग को, और उसके द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई जेल में ही। तो इस तरह से सिराजुद्दौला खत्म हो गया। और सिराजुद्दौला को हराने के पक्ष में और उसके पीछे षड्यंत्र करने वाले में उसकी मौसी भी थी,
घसीटी बेगम, जिसको शायद मेहरुनिसा भी कहते थे, उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। उसकी मौसी का, उसकी मौसी का पति अर्थात उसका मौसा ढाका का गवर्नर हुआ करता था और उसका घसीटी बेगम की ख्वाहिश थी कि नवाब उसका खुद का बेटा बने। तो इसलिए उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र किया। इस तरह से हम देखते हैं कि पारिवारिक षड्यंत्र और अपने लोगों के षड्यंत्र के बीच सिराजुद्दौला किस तरह से घिर चुका था और उसका हारना तय था। और घसीटी बेगम को अब लगा कि अब उसका बेटा भी राजा बनना चाहिए या उसे अच्छा पद मिलना चाहिए। तो मीर सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफर का बेटा मीरान अत्यंत चालाक था। उसने सोचा कि घसीटी बेगम हमारे लिए भी खतरा बन सकती है, इसलिए इसे मार दिया जाए। घसीटी बेगम नाव से एक बार कहीं जा रही थी तो मीरान ने अपने लोगों के द्वारा उसकी नाव को ही पानी में डुबोकर उसे मार डाला, घसीटी बेगम को, और सारा खतरा टल गया। लेकिन कुछ समय बाद ही एक युद्ध में मीरान गया हुआ था और कहते हैं कि उस पर बिजली गिर गई थी उसके कैंप पर और मीरान भी मर गया था, या फिर उसमें आग लगा दी गई थी, लेकिन वो मारा गया युद्ध के समय में ही। और सबसे ज्यादा प्रचलित यही कि उसके कैंप पर बिजली गिर जाने के कारण मीरान मारा गया था। तो धीरे धीरे सब साफ हो गया। अंग्रेजों का रास्ता यूं ही साफ होता चला गया था कि जो भी उस समय भगवान अंग्रेजों के साथ थे, शायद कह सकते हैं, क्योंकि जो भी मजबूत लीडर होता था वो मारा जाता था। मीरान के मरने के बाद कुछ दिनों के बाद मीर जाफर को भी हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया गया था बंगाल का नवाब। और बाद में चलकर मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। फिर बाद में चलकर बक्सर युद्ध हुआ, वो सारी डिटेल की बातें अलग हैं। अभी तक हमने इस कहानी के माध्यम से पलासी के युद्ध के बारे में जाना और कैसे कैसे घटनाक्रम हुई। ये पार्ट 2 था, इससे पहले पार्ट 1 है, वो देख सकते हैं। धन्यवाद। कोई विचार हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।